आज का क्लास में स्टार्ट करते टॉपिक डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। पेज नंबर 466 है। पेज नंबर अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। पेज नंबर 466, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्या बोलता था कि अगर हम लोगों ने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, बेचा है, और बेचने के बाद अगर हम लोग को गेन अराइज हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर किया है, बेचा है, और बेचने के बाद अगर हम लोग को गेन अराइज हुआ है, तो इन दैट केस हम लोग अगर उसके बाद अगर कोई न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम लोग को एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54। ठीक है, मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, तो एग्जेम्पशन कहाँ मिलेगा? अंडर सेक्शन 54। लेकिन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कुछ भी और बेचा, जैसे ज्वेलरी बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, मान लो ज्वेलरी, ज्वेलरी हमने बेचा और हमने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया। शेयर्स हमने बेचा, हमने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया। मतलब घर को बेच के जब घर खरीदते हैं तो एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54, और घर को छोड़ के कुछ भी और बेच के जब घर खरीदते हैं तो एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54F। तो क्या लिखा है देखो, एप्लीकेबल किसको है? इंडिविजुअल को या फिर एचयूएफ को। कंडीशन क्या है? नेक्स्ट पेज में तो कंडीशन लिखा है, एसएससी मस्ट हैव ट्रांसफर्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हमने ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो कि हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है बट वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। ठीक है, एसएससी मस्ट अक्वायर मतलब परचेज किया है, खरीदा है, वन रेसिडेंशियल हाउस विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, इनकम ऑफ विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। मतलब घर को छोड़ के कुछ भी और बेचा और घर खरीदा तो एग्जाम्पशन कहां मिलेगा? अंडर सेक्शन 54F। कैसा घर खरीदना पड़ेगा? जिसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो, अंडर सेक्शन 22। वो नया घर इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। जिस दिन एसएससी ने पुराना कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया उस दिन उसके पास कितना घर होना चाहिए? एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। जिस दिन मान लो हम लोगों ने ज्वेलरी ट्रांसफर किया, ज्वेलरी को बेचा, उस दिन हमारे पास एक से ज्यादा मतलब दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, तीन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, और हमने ज्वेलरी बेचा और एक नया हाउस प्रॉपर्टी फिर परचेज कर लिया। मान लेते हैं जिस दिन हमने ज्वेलरी बेचा उस दिन हमारे पास दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, ऑलरेडी पहले दो था, फिर हमने ज्वेलरी बेचा और फिर एक और खरीद लिया घर, तो अब मेरे पास तीन हो गया, तो हमको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 54F, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट हमारे पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी था, मतलब मैक्सिमम एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। उसके अलावा तुम सीधा आ जाओ अमाउंट ऑफ रिडक्शन में, टाइम लिमिट वही है जो उसमें भी था। टाइम लिमिट में वही बात है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर हम परचेज कर रहे हैं घर तो पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर, मतलब जिस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर है उससे एक साल पीछे, ठीक है, या फिर 2 साल बाद में, डेट ऑफ ट्रांसफर से एक साल पीछे या फिर 2 साल बाद में, इस दौरान हम लोग को हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना है। कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन हमेशा डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद। तो ये सब रेलिवेंट नहीं है, ये सब एग्जाम में उतने इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? अमाउंट ऑफ रिडक्शन। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट, मतलब नया घर का जो भी दाम होगा, ठीक है, जो भी कॉस्ट होगा, डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन का मतलब होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज सेल प्रोसीड्स माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, अगर बेचने पे कोई खर्चा किया है तो उसको माइनस कर देंगे तो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, इनटू कैपिटल गेन मतलब ग्रॉस एलटीसीजी। यहाँ पे भी वही बात है जैसे सेक्शन 54 में था, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, नया घर का कॉस्ट अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो कितना तक एग्जाम्प्ट रहेगा? 10 करोड़ तक मैक्सिमम। तो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है इस चीज को समझने के लिए। हम लोग इस चीज को सीधा समझते एक सम्स करके, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो इलस्ट्रेशन 25 एग्जाम 2012 वाला क्वेश्चन देखो, डिम्पी
ऑन 25/10/2023 मतलब 25 अक्टूबर 2023 डिम्पी सोल्ड शेयर्स इन कंपनी। देखो उसने शेयर्स बेचा जो कि हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। कितना में बेचा है? 4,60,000 मतलब ये हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। शी अक्वायर्ड दोज शेयर्स, अक्वायर्ड का मतलब उसने खरीदा था वो शेयर्स कितना तारीख को? 12/8/2010 मतलब 2010-2011 के दौरान उसने वो शेयर्स खरीदा था। तो शेयर्स खरीदे थे 2010-2011 में और बेच रहे हैं 2023-24 के दौरान, तो डेफिनेटली 3 साल से ज्यादा हो चुका है, 36 महीने से ज्यादा हो चुका है, मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है फॉर 1,21,000। और जब हमने ये शेयर्स खरीदा था उसका देखो कॉस्ट कितना पड़ा था हम लोग को? 1,21,000। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद सेल्स, बेचने के लिए, इस शेयर्स को बेचने के लिए हमने कुछ खर्चा किया है जिसको हम लोग ब्रोकरेज मान के चलेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर 4,500। उसके बाद देखो उसने शेयर्स बेचा और एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया। कब परचेज किया? 20 जनवरी 2023। मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर से अगर पीछे देखेंगे तो 1 साल पीछे और आगे देखेंगे तो 2 साल आगे इस दौरान। तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल आगे जो डेट आता है, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? 25 अक्टूबर 2023। तो 2 साल आगे कौन सा डेट आएगा? 25 अक्टूबर 2025। आगे देखना है। तो उसके बीच में खरीद लिया उसने घर 20 जनवरी 2023 को। और कितना में खरीदा घर? नया कैपिटल एसेट कितना में खरीदा? नया एसेट खरीदा 3 लाख रुपया में। तो यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है, शेयर्स बेच के घर खरीद रहा है, इसलिए इस सम्स में एग्जाम्पशन किस सेक्शन में मिलेगा? अंडर सेक्शन 54F। लेकिन अगर घर को बेच के घर खरीदता तो एग्जाम्पशन किस सेक्शन में मिलता? अंडर सेक्शन 54। तो ये सम्स कर लेते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ सम्स है। क्वेश्चन नंबर 25 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ डिम्पी कॉमा a resident individual for the assessment year 2024-25 comma relating to previous year 2023-24। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहला काम करेंगे, लिख देंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो क्या दिया हुआ है, 12 अगस्त 2010 में परचेज किया था ये शेयर्स और डेट ऑफ ट्रांसफर दिया हुआ है 25 अक्टूबर 2023। कोलोन दे के लिख देंगे लॉन्ग टर्म। मतलब ये जो शेयर्स है वो किस टाइप का शेयर्स है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। याद रखेंगे एग्जाम्पशन 54 सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे नहीं है। तो सबसे पहले लिख देंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो देखो उसने शेयर्स को बेचा है 4,60,000 में, आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे
इसको हम लोग बोल देते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इससे 3 चीज लेस करते हैं। पहले लेस कर देंगे नंबर 1, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जिसके नीचे आ जाएगा ब्रोकरेज लिख देंगे, जो कि दिया है 4500 एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। दूसरा चीज इंडेक्स्ड, इंडेक्सेशन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का नहीं होता। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो ये जो शेयर्स है उसने कब अक्वायर किया था? 12 अगस्त 2010, मतलब 2010 से 11 के दौरान। और चेक करो बुक में उसका इंडेक्स चार्ट में 167, तो इसका बेस हो जाएगा 167 और आज का इंडेक्स है 348। तो डिवाइडेड बाय 167 इंटू 348 कितना? 2521 2,52,144। और शेयर्स में तो कोई इम्प्रूवमेंट कॉस्ट होगा नहीं, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उस सब से नहीं है, तो बस इन दोनों को ऐड करके आउटर निकालते हैं। कितना आ रहा है? 2,56,644। तो 4,60,000 में से 2,56,644 को माइनस कर दो। जो बचेगा वो हो जाएगा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो कितना आ रहा है? 203,356। ये हो गया ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसने शेयर्स बेचा था और घर खरीदा है, इसलिए इसको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? अंडर सेक्शन 54F, नीचे डैश दे के लिख देंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहले नंबर 1, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज 2,03,356। जितना गेन हुआ पहले पूरा वो या तो वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा या तो फॉर्मूला के हिसाब से जो आएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट होल डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन होल इनटू ग्रॉस LTCG। अब देखो इसको यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट करके सॉल्व करके दिखा देते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? नया घर कितने का है? 3 लाख का है। नेट कंसिडरेशन का मतलब होता है, याद रखना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि 4,60,000 था, माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ब्रोकरेज 4,500। तो 4,60,000 माइनस 4,500, 4,55,500 इंटू ग्रॉस LTCG 2,03,356। तो कितना आ रहा है सॉल्व करके? 1,33,000
934। तो इन दोनों में लोअर कौन सा है? 1,33,934, वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि कितना आ रहा है? 422। अब हम लोग सेक्शन 54 भी कर लिए, 54F भी कर लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग को कैपिटल गेन चैप्टर में याद रखना है। लिखो, इम्पोर्टेंट नोट्स। इम्पोर्टेंट नोट्स नंबर 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर लॉस का नेचर लॉन्ग टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह नेगेटिव आ जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाए, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज हुआ है तो उसको हम किससे सेट ऑफ करवा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि हम लोग को ज्वेलरी बेच के, ज्वेलरी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, मान लो हमारा 1 लाख का लॉस हो गया, और बिल्डिंग भी हमारा मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, 3 लाख का गेन हो गया। तो एक तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख है और एक तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1 लाख है, तो सेट ऑफ होने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना कहलाएगा? 2 लाख। क्लियर? इसको बोलते हैं सेट ऑफ। एडजस्ट करने के बाद लॉसेस को हम लोग किसके साथ सेट ऑफ करवाते हैं? गेन के साथ, है ना। लॉस का मतलब क्या है? नेगेटिव गेन, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेट ऑफ हो जाता है। तो रूल क्या बोलता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ किसके साथ सेट ऑफ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, short term capital loss can be set off both against STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब लॉस का नेचर अगर शॉर्ट टर्म है तो किसी भी कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लॉस का नेचर अगर शॉर्ट टर्म है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन लॉस का नेचर अगर लॉन्ग टर्म है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। और सेट ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर फिर गेन होगा लॉन्ग टर्म, तब सेट ऑफ होगा। तब नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जब होगा तब हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और बात लिख लो, लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, मतलब कैपिटल गेन्स हेड में जो लॉस आएगा कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स।
मतलब कैपिटल गेन हेड का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा, दूसरे किसी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। जैसे मान लो एग्जाम में तुम्हारा सम्स आया, ठीक है, तुमने सम्स बनाया, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया शेयर्स का और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया बिल्डिंग का। शेयर्स का मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, सपोज तुमने शेयर्स का सम बनाया, जैसे बनता है नॉर्मली वैसे ही बनाया, फाइनली तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 1 लाख, ठीक है, और तुमने बिल्डिंग का सम्स बनाया, बिल्डिंग ट्रांसफर किया था, बिल्डिंग पे तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 75,000, ठीक है, लेकिन ये 75,000 नेगेटिव में आया, मतलब ये लॉस है। तो क्या आपस में सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लॉस का नेचर क्या है? शॉर्ट टर्म, और लॉस का नेचर क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेटअप हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेटअप हो जाएगा। तब मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा? 25,000। और ये किस नेचर का होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये हुआ एक एग्जाम्पल। मान लो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, ज्वेलरी। ज्वेलरी का तुमने सम्स बनाया, ठीक है, तुमने ज्वेलरी का सम्स बनाया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 2 लाख, ठीक है। और मान लो तुमने बिल्डिंग का सम्स बनाया जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव गेन आया 30,000। अब तुम देखो हमारे पास गेन कितना है? 2 लाख, बहुत गेन है। हमारे पास लॉस कितना है? सिर्फ 30,000। क्या आपस में सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम आंसर कैसे लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस में 30,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड। क्लियर? तो हम लोग को याद रखना है कि अगर लॉस का नेचर लॉन्ग टर्म है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। देखो यहाँ पे लॉस लॉन्ग टर्म है और यहाँ पे गेन शॉर्ट टर्म है, तो ये आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेटअप हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेटअप हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा और नहीं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हम लोग को एग्जाम में सम्स में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है तो बड़ा सम्स देने के चक्कर में ये वाला चीज़ जरूर दे सकता है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। बट लॉस का नेचर अगर शॉर्ट टर्म है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेटअप हो जाएगा एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेटअप हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे जितना भी पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आया हुआ है जो कि पेज नंबर 452 में दिया हुआ है, तो किस टाइप का क्वेश्चन देखो आता है एक बार फटाफट देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 22 से स्टार्ट करते हैं। 2008-2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, मिस्टर मित्रा फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। ही सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 15 दिसंबर 2023 फॉर 7,70,000। ही परचेज द हाउस ऑन मार्च 2nd 1998। तो हम लोग को याद रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी अगर हम लोग परचेज करते हैं 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ओरिजिनल कॉस्ट वो लेना है या फिर FMV ऑफ द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर।
तो तुम देखो यहाँ पे कॉस्ट कितना है 75,000 और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 कितना है 1.5 लाख, तो हायर लेना है 1.5 लाख ले लेंगे। और याद रखेंगे 2001 2002 से इंडेक्स चार्ट शुरू हुआ है और पहला ईयर का इंडेक्स वैल्यू कितना होता है 100। ठीक है, एग्जाम में इंडेक्स वैल्यू दे देगा, तो उस हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो कैसे निकालेंगे, 1,50,000 लेंगे वो हायर है, डिवाइड बाय 100 इंटू आज का इंडेक्स 348। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ही सोल्ड द शेयर्स ऑफ एबी कंपनी लिमिटेड ऑन कितना तारीख, फरवरी 12 2024 फॉर 18,700, परचेज्ड ऑन 21 मार्च 2023। तो देखो 21 मार्च 2023 में परचेज किया था और एक साल बीतने के पहले ही 12 फरवरी 2024 को बेच दिया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। तो तुम देखो आंसर में भी दोनों कैपिटल गेन आया है, तो फाइनली आंसर क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,48,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3,400, दोनों ऐड हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा टैक्सेबल कैपिटल गेन दोनों को ऐड करने के बाद 2,51,400। लिखा नहीं है वो लोग, पर तुम लोग लिख देना एग्जाम में लिख देना, क्योंकि ऐड कर सकते हैं। कैपिटल गेन हेड के अंदर का टोटल इनकम तुमको दिखाना है। लेकिन अगर सोचो ये अगर 3,400 का लॉस होता तब क्या होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता तब क्या होता, तो ये सेट ऑफ हो जाता, माइनस हो जाता। टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन, बस टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो हम लोग को याद रखना है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो किसी के साथ भी, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, नेगेटिव गेन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होगा। 2010 वाला क्वेश्चन देखो, मिस्टर बबलू अक्वायर्ड अ ज्वेलरी, अक्वायर मतलब परचेज किया, फॉर 60,000 ऑन 1 जुलाई 1995। अगेन देखो 1 जुलाई 1995, 1 अप्रैल 2001 के पहले का परचेज कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर एफएमवी ऑफ द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2001, विच इज हायर लेना है। याद रखना एक और बात, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वही कंसिडर करते हैं जो या तो 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद का है, उसके पहले का कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑन 1 जुलाई 2005 मिस्टर बबलू है स्यून अ डायमंड। देखो अगर ज्वेलरी पे हम डायमंड लगवा देते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब ये कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है। और ऐसा उसने कब किया, 1 जुलाई 2005 को, तो इसका इंडेक्सेशन होगा। एज ऑन 1 जून 2023 मिस्टर बबलू सोल्ड द ज्वेलरी फॉर 8 लाख रुपया, ब्रोकरेज कितना पे किया उसने, 1% ऑफ द सेल्स वैल्यू। द एफएमवी ऑफ द ज्वेलरी ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 2 लाख रुपया। कंप्यूट कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बबलू। तो सही जाहिर सा बात है ये जो कैपिटल एसेट है ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ नहीं है, पर तुम लोग सोल्यूशन कर लेना है, समझ में तो आ ही रहा है। इसमें से तो देखो कैसे करके होगा, कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 8 लाख है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 8 लाख है, ठीक है। ब्रोकरेज कितना होगा, 8 लाख का 1% 8,000 होगा, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लो अपने हिसाब से, एफएमवी ऑफ द एसेट था 2 लाख और ओरिजिनल कॉस्ट था 60,000, तो एफएमवी 2 लाख है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 348, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वैसे ही होगा। 2 लाख 1 अप्रैल 2001 का वैल्यू है, 2001 2 का इंडेक्स वैल्यू कितना 100, तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 348 वो आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी निकाल लो, 25,000 का इंप्रूवमेंट कॉस्ट उसने इनकर किया था 2005-2006 में, तो 2005-2006 का इंडेक्स वैल्यू के हेल्प से उसको भी निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन का बात होगा सेक्शन 54-54F नहीं, क्योंकि उसने कोई अदर आगे चल के कोई और हाउस प्रॉपर्टी परचेज नहीं किया, ठीक है। तो हमारा बीकॉम वाला एग्जाम में ज्यादातर 2 ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक 54 और 54F। किसमें नहीं, वो ईयर का समझ नहीं होगा, बीकॉम में वो सब नहीं आता है, बीकॉम का जो फिक्स पैटर्न है। वो पीजीपीपी का और वाला है, वो चैप्टर भी हम लोग किए नहीं है, पीजीपीपी का और वाला है।
देखो उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है 2011 वाला क्वेश्चन। अमल मित्रा सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1 जुलाई 2023 फॉर 15 लाख। द हाउस वाज परचेज ऑन 1 जून 1999। तो यहाँ पे तुमको याद रखना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट 30,000 और एफएमवी ऑफ द एसेट और 1 अप्रैल 2001 बताया 50,000, विच एवर इज हायर लेना है और उसके हिसाब से इंडेक्सेशन करना है। ड्यूरिंग 2008-9 ही कंस्ट्रक्टेड 2 मोर रूम्स। तो ये कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, इसका भी इंडेक्सेशन होगा 8-9 का इंडेक्स वैल्यू को पकड़ के। ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट 2% ऑन द सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू के ऊपर उसने ब्रोकरेज पे किया, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। तो ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 2012 वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 25 हम लोग जस्ट अभी कवर किया। ये सब 10 मार्क्स का है। इलस्ट्रेशन 26 देखो क्या दिया हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल एसेट और नॉट। हम लोग को बताना है कि कैपिटल एसेट है कि नहीं, ठीक है। तो फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, तो क्या ये कैपिटल एसेट है? फर्नीचर मूवेबल होता है कि इमूवेबल? मूवेबल होता है कि नहीं? फर्नीचर्स आर मूवेबल आइटम्स। तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है, मतलब ये कैपिटल एसेट नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अ म्युनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 22,000। ठीक है, देखो एग्रीकल्चरल लैंड अगर अर्बन लैंड में है, रूरल एरिया अलग होता है, अर्बन लैंड अलग होता है। तो जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी होता है ना, ठीक है, वो अर्बन लैंड होता है। क्लियर? तो अर्बन लैंड में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो हमारा कैपिटल एसेट है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया कैपिटल एसेट नहीं होता। तो ये अर्बन लैंड है इसलिए हमारा कैपिटल एसेट है। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो रूरल इंडिया में नहीं होगा। 3 एक्सेप्शन याद रखना, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। फिर याद रखिए, देखो क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस। तो ये कैपिटल एसेट नहीं है बिकॉज ये स्टॉक इन ट्रेड है। क्लियर? तो ऐसा पहचान कौन वाला भी आ सकता है। इलस्ट्रेशन 27 देखो, मिस्टर बानिक फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। ठीक है, क्या लिखा है, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट हावड़ा और एक गोल्ड। डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है 10 दिसंबर 2012, 15 अप्रैल 2008। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे दिया, डेट ऑफ सेल दे दिया, सेल प्रोसीड्स दे दिया, ब्रोकरेज किस पे लगा वो बता दिया। पहले तुम देखो दोनों का दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है ना, दोनों का दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, बहुत पहले खरीदा गया था। तो अगर एक को बेच के गेन आएगा और एक को बेच के अगर लॉस आएगा तो आपस में सेट ऑफ हो सकता है। तो इन्होंने किस तरह से सम बनाया है, सेल कंसिडरेशन जिसको हम लोग लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दैट इज ब्रोकरेज, जो सिर्फ हाउस पे लग रहा है, गोल्ड पे नहीं लग रहा है। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। देखो नेक्स्ट पेज में भी एक लाइन दिया हुआ था, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 मिस्टर बानिक परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट श्याम बाजार फॉर 12 लाख रुपया। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में स्टूडेंट कैसे फंस जाएगा, वो बोलेगा इसमें एग्जेम्पशन किस सेक्शन में मिलेगा, 54 की 54F। बिकॉज घर बेच के घर खरीदेंगे तो 54, और घर को छोड़ के कुछ भी और बेच के घर खरीदेंगे तो 54F। यहाँ पे उसने घर भी बेचा है और गोल्ड भी बेचा है, तो किस सेक्शन में एग्जाम्पशन लेना चाहिए? हमेशा उस सेक्शन में एग्जाम्पशन को अप्लाई करो जिसमें गेन ज्यादा है, जिसमें गेन ज्यादा है। देखो गेन किस में ज्यादा है, हाउस में कि गोल्ड में? हाउस में, इसलिए हम एग्जाम्पशन कौन सा ले लिए, 54। ठीक है, तो इस तरह से तुमको याद रखना है। अगर हम गोल्ड में लेते एग्जाम्पशन तो हमको रिलेटिवली एग्जाम्पशन कम मिलता और गेन हमको ज्यादा लग जाता, टैक्स ज्यादा लग जाता। इसलिए हमने फायदा ज्यादा लेने के लिए एग्जाम्पशन 54 को ऑप्ट किया, 54F को नहीं। तो एग्जाम देखो कभी बोलता नहीं कि 54 लगे 54F लगे, तुमको समझना पड़ेगा। फिर देखो 2015 में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसका फॉर्मेट यही है, ऐसे दो कॉलम कर दो, उसके नीचे कर देना, एक ही बात है, ए भी लिख के ऐड कर देना, अलग अलग निकाल के ए भी लिख के ऐड कर देना। मिस्टर सरदार अक्वायर एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी क्या होता है, जो हम लोग को अपने पूर्वजों से मिलता है। ठीक है, 30 अगस्त 2006 को फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर।
हु परचेज्ड इट एट 2,10,000 रुपया ऑन 30 जून 2000। तो इसमें याद रखना, जब भी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगा ना, तो कॉस्ट हम लोग किसके हिसाब से लेते हैं? कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर ने देखो उसके ग्रैंडफादर ने इसको ओरिजिनली कितना में खरीदा था? 2,10,000। और एसेट का एफएमवी कितना था 1 अप्रैल 2001 को? 5,10,000। तो कॉस्ट हम लोग विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर ही लेंगे, 5,10,000 ही लेंगे, लेकिन इंडेक्सेशन किस साल से होगा? जिस साल में एसेट ट्रांसफर हुआ, मतलब 2006-07। इंडेक्सेशन किस साल से होगा? जिस साल में एसेट ट्रांसफर हुआ, मतलब 2006-07। ये बात याद रखना है, कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर लेते हैं और इंडेक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट लेते हैं। फिर आगे लिखा है ऑन 1 जुलाई 2005 ही परचेज गोल्ड जिसका वैल्यू था 1.5 लाख रुपए, जिसका मार्केट वैल्यू ऑफ विच वाज 1,47,000 रुपया। तो ये फालतू का दिया हुआ है एक तो मार्केट वैल्यू, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ही सोल्ड बोथ द एसेट, उसने दोनों बेच दिया 30 नवंबर 2023 को। इतना इतना ही बेचा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सरदार, बस कैपिटल गेन निकाल देना है। तुमको सेट ऑफ वाला बात याद रखना है, अभी तक जनरली कोई सम में दिख नहीं रहा है बट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक सम में दिख रहा है, सम नंबर 30 में दिख रहा है ना। तो वो लोग क्या किया, अलग अलग दिखाया है, बट फाइनली जब हम लोग आंसर दिखाएंगे तो तीनों, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही नेचर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का तीनों को आपस में सेट ऑफ करवा देंगे। डिवेंचर्स का याद रखना, ऑल्दो इफ दे आर लॉन्ग टर्म, उसका इंडेक्सेशन कभी नहीं होता, ठीक है। तो इतना ही था इस चैप्टर में। अभी इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले छोटा चैप्टर कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पेज नंबर 489। देखो अदर सोर्सेस चैप्टर बहुत आसान है। जो पहला 4 हेड में नहीं आएगा वो अपने आप किस में आ जाएगा? 5वां हेड में। जैसे देखो सैलरी इनकम हम लोग को पता है, रेंटल इनकम होगा तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग को प्रॉफिट होता है, ठीक है। और प्रोफेशन में है तो हम लोग को फीस मिलता है। कैपिटल गेन तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं, तो ये चारों हेड में जो कवर नहीं होगा वो अदर सोर्सेस में आ जाएगा। क्या याद रखना है? लिख रहा है एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 एनी इनकम विच इज नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, नॉट चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, जो दूसरा कोई हेड में नहीं आएगा, shall be chargeable under the head income from other sources. This is the last and residuary head of income. Residuary का मतलब होता है बचा कुचा, ठीक है। जो बच जाएगा वो अपने आप किस में आ जाएगा? अदर सोर्सेस में आ जाएगा। टैक्स पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? A receipt shall be taxable under the head if the following conditions are satisfied. Conditions क्या satisfy करना पड़ेगा? एक इनकम होना चाहिए, वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, सच इनकम डज नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी ऑफ द 4 हेड्स। तो एक इनकम होना चाहिए, वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, वो चारों हेड में नहीं आना चाहिए, तो अपने आप किस में आ जाएगा? अदर सोर्सेस में। अब देखो कुछ लिस्ट बना के दिया हुआ है, वो लिस्ट हम लोग को याद रखना है, ठीक है। जैसे देखो बोल रहा है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 लेस डाउन द लिस्ट ऑफ इनकम विच आर स्पेसिफिकली टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इनकम एब्सोल्युटली चार्जेबल अंडर दिस हेड, ठीक है। पहला बोल रहा है डिविडेंड, कोई भी तरह का डिविडेंड, चाहे वो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी हो, चाहे वो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी हो, वो टैक्सेबल रहता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, टेलीविजन गेम शो, अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ नेचर, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। गिफ्ट, अगर गिफ्ट हमको मिल रहा है हमारे रिलेटिव से तो वो एग्जेम्प्ट रहता है, आगे चल के पढ़ेंगे। और फ्रेंड से जो भी गिफ्ट मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 वाला वो कट कर देना। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन, मतलब मुआवजा मिल रहा है, और एनहांस्ड कंपनसेशन, मान लो सरकार ने जबरदस्ती हमारा प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया, ठीक है, बोल रहा है तुम्हारा घर के ऊपर से ब्रिज बनाएंगे तो तुम्हारा घर हमको दे दो, तो हमको तो देना ही पड़ेगा, वो सरकार है। तो सरकार ने एक तो ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन, और सरकार को पैसा देने में थोड़ा देरी भी हो गया किसी कारण से, तो सरकार क्या करेगा? सरकार बहुत अच्छा आदमी, इंटरेस्ट भी दे देगा,
ठीक है, और वो इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, हमारा इनकम बन जाएगा, और वो इनकम बन के हमारा टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेस में। क्लियर। तो अगर सरकार से हमको कोई मुआवजा मिल रहा है, ठीक है, या फिर हमने कंपनसेशन बढ़ाने का अर्जी लगाया है, ठीक है, दरख्वास्त किया है, रिक्वेस्ट किया है कोर्ट में, और कोर्ट ने मेरा बात मान लिया और कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ा दिया, तो उस पर भी अगर कोई हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी हमारा अदर सोर्सेज का इनकम माना जाएगा। सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन और ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो एग्जाम में आने वाला चीज है वो डिविडेंड मार्किंग कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, गिफ्ट। इसके बाद सीधा आ जाओ नेक्स्ट पेज में, जो सब एग्जाम में आने वाला चीज है। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। कुछ कुछ इनकम ऐसा होता है अगर पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा तो यहाँ टैक्सेबल होगा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, any sum received as an assessee from his employees as contribution towards provident fund, सुपरएनुएशन फंड, मतलब अगर हम लोग को प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा मिल रहा है, सुपरएनुएशन फंड में अगर कोई पैसा मिल रहा है, अगर वो पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं है तो यहाँ टैक्सेबल होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज क्या होता है, कोई भी तरह का हमने इन्वेस्टमेंट किया, एग्जाम में आ सकता है, मार्किंग कर लो, कोई भी तरह का हमने इन्वेस्टमेंट किया, एफडी किया, उस पर अगर हमको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने डिवेंचर परचेज किया, उसके ऊपर हमको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर, मान लो किसी का बिजनेस ही है प्लांट मशीन फर्नीचर को भाड़ा पे लगाना, तो उसके लिए वो पीजीबीपी का इनकम होगा। लेकिन किसी का बिजनेस नहीं है, ऐसे कभी कभार उसने दे दिया और बदले में कुछ पैसा ले लिया, तो वो जो इनकम होगा वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, जैसे मान लो 10 दिन अभी क्लास बंद था, अभी कोई बोला रहता कि 10 दिन के लिए चेयर भाड़ा पे दे दीजिए, तो दे देते, कुछ पैसा आ जाता, तो क्या हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि चेयर भाड़ा पे लगाना मेरा रोज का काम नहीं है। क्लियर। फिर इनकम ऑफ लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर अलॉन्ग विद बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ अगर भाड़ा पे लगा दिए, ठीक है, बिल्डिंग भी भाड़ा पे लगा दिए और मशीन भी भाड़ा पे दे दिए, तो वो भी मशीन जो भाड़ा पे लगाए वो तो हाउस प्रॉपर्टी होगा नहीं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। अच्छा, उसके बाद क्या दिया, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ नाइदर चार्ज अंडर द हेड पीजीबीपी नॉर अंडर द हेड सैलरीज। ये सब वो इनकम है अगर वो पीजीबीपी और सैलरीज हेड में टैक्सेबल नहीं होगा तो यहाँ टैक्सेबल होगा। एनी सम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल है, कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट खास आदमी है, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, हमारा एडवोकेट, ये सब बहुत खास आदमी होता है, ये हमारा हर राज जानता है कि नहीं, कहाँ कहाँ हमने क्या कर्म कांड कर रखा है, कहाँ कहाँ क्या गलत कर रखे हैं, सब कुछ पता होता है उसको, तो उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमने उसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखा है तो उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। एग्जाम में ये सब नहीं आता है, एग्जाम में कहाँ से आएगा, एग्जाम में यहाँ से आएगा 15 नंबर से। अपार्ट फ्रॉम द अबव फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल अंडर दिस हेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर से आ रहा है तो टैक्सेबल, अगर इंडिया के अंदर से आ रहा है तो एग्जेम्प्ट। हमारा एक चैप्टर भी है एग्रीकल्चर इनकम का, जिसमें सिर्फ हम लोग घड़ी देख के 5 से 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ थ्योरी चैप्टर है, तो तुमको याद रखना है 3 क्वेश्चन, हम लोग जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। एक डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, एक 5 ठो इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम है वो बताना है, और 5 इनकम जो एग्रीकल्चर नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो पहला बात तुम ये समझ लो कि एग्रीकल्चरल इनकम अगर इंडिया के अंदर से है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर से है तो वो टैक्सेबल होता है। और किस हेड में टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेस। फिर क्या लिखा है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय। इस पे देखो एक तो एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल, फैमिली पेंशन रिसीव्ड सपोज 70,000, 70,000, ठीक है, क्वेश्चन आया फैमिली पेंशन मिला है 70,000। देखो पेंशन अगर एम्प्लॉय को मिलेगा तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरीज। पेंशन अगर एम्प्लॉय को मिलेगा तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरीज। पेंशन अगर एम्प्लॉय के मरने के बाद
उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। तो देखो इसमें टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? फैमिली पेंशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी फैमिली पेंशन रिसीव्ड होगा तो सबसे पहले लिखो फैमिली पेंशन रिसीव्ड। तो फैमिली पेंशन रिसीव्ड कितना? 70,000। अब तुमको यहाँ पे एक सेक्शन नंबर याद रखना है, लिखेंगे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहाँ एग्जेम्पशन नहीं होता, यहाँ होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 2A। इस तरह से लिखना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 2A। नीचे डैश देके लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, 1/3 of family pension received 70,000। 1/3 of family pension received 70,000। नंबर 2, मैक्सिमम लिमिट, सॉरी 1/3 70 नहीं होगा, 70 का 1/3 करो तो कितना आ रहा है? 70,000 का 1/3 करो 23,333.33 छोड़ दो। मैक्सिमम लिमिट तुमको याद रखना है 15,000। तो जितना फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3, या फिर मैक्सिमम लिमिट कितना है 15,000, विच एवर इज लोअर, तो 15,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाद बाकी 55,000 टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अगर फैमिली पेंशन 60,000 रिसीव होता तो 1/3 कितना एग्जेम्प्ट होता? 20,000, और मैक्सिमम लिमिट कितना? 15,000, तो भी 15,000 ही लेस हो जाता रिसीव से। अगर फैमिली पेंशन 30,000 रिसीव होता तो 1/3 कितना एग्जेम्प्ट होता? 10,000, और मैक्सिमम लिमिट कितना? 15,000, तब कितना लेस होता? 10,000। क्लियर? तो फैमिली पेंशन के रेस्पेक्ट में ये एग्जांपल याद रखना है कि जितना रिसीव होगा उसका 1/3 अमाउंट या फिर मैक्सिमम लिमिट 15,000 विच एवर इज लोअर को हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 57 क्लॉज 2A। अच्छा, उसके बाद देखो और क्या क्या बात लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। अब देखो ये सबलेटिंग वाला पार्ट क्या होता है? देखो ये है, मान लो मिस्टर राम, ठीक है, ये ओनर है, ये है मिस्टर श्याम, ये टेनेंट है। मतलब ओनर ने अपना हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, भाड़े पे दिया है टेनेंट को, तो टेनेंट क्या देता है उसके बदले? ओनर को रेंट देता है। अब टेनेंट ने देखा कि ओनर तो यहाँ रहता ही नहीं है, बहुत बिजी अपना काम धंधा में, इसने क्या किया, अपना फ्रेंड का घर में रहने लग गया और ओनर वाला घर को किसी और को भाड़ा पे लगा दिया। इन द एब्सेंस ऑफ ओनर, ओनर के एब्सेंस में, उसके ध्यान ना देने पे टेनेंट ने क्या किया, ये घर किसी और को भाड़ा पे लगा दिया, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबलेट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? सब टेनेंट। ये क्या कहलाएगा? सब टेनेंट। अब सब टेनेंट क्या करेगा? वो भी रेंट देगा टेनेंट को। मान लो सब टेनेंट टेनेंट को रेंट दे रहा है हर महीना 15,000, और टेनेंट क्या करेगा? ओनर से पहले ही अपना बात कर रखा था 9,000 पर मंथ का रेंट का, तो टेनेंट के पास 6,000 रुपया का रेंट आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का जो रेंट होगा वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस। क्लियर? तो इनकम फ्रॉम सबलेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा डायरेक्टर्स को हम लोग जो भी फीस देते हैं वो भी क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रीजन, डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं होता, और डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है इसलिए इसका इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स और कंपनी डिपॉजिट्स एंड लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कंपलसरी डिपॉजिट। अगर हम पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें एग्जाम्पशन कितना हो जाता है, सिंगल अकाउंट रहेगा तो 3500 रुपया एग्जाम्प्ट, और ज्वाइंट अकाउंट रहेगा तो 7000 रुपया एग्जाम्प्ट। ये बात आगे चल के लिखा हुआ किताब में। सिंगल अकाउंट रहेगा तो 3500 रुपया एग्जाम्प्ट, और ज्वाइंट अकाउंट रहेगा तो 7000 रुपया तक एग्जाम्प्ट। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हम लोग को 5000 रुपया मिला, और सिंगल अकाउंट है तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 3500। तो कितना टैक्सेबल होगा, 1500। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सिंगल अकाउंट पे हमको 2000 रुपया मिला तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 2000। याद रखेंगे, एग्जाम्शन कैन नेवर एक्सीड इनकम। एग्जाम्शन कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो ज्वाइंट अकाउंट है, हमको इंटरेस्ट ऑन पीओएसबी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट मिला 11000, तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 7000। और ये एग्जाम्पशन किस सेक्शन में होता है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15। ये आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो पैसा रख रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओएमआरएच, देखो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ओएमआरएच। तो ओएमआरएच से जो इनकम आएगा, घोड़ा भी अपना घोड़ा को दौड़ा रहे हैं, ठीक है, पैसा जीत रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेम्युनरेशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर फॉर इवैल्यूएशन, मतलब चेकिंग करना। बोर्ड में एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम्स में जो पेपर चेक करता है उसको पैसा मिलता है ना, बोर्ड अथॉरिटीज से पैसा मिलता है। तो जिससे पैसा मिल रहा है वो बोर्ड अथॉरिटीज है और वो उसका एम्प्लॉयर नहीं है। क्लियर? तो वो भी क्या हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा देखो क्या लिखा हुआ, रेंट फ्रॉम अ वेकेंट लैंड, खाली जमीन भाड़े पे लगा रखे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंश्योरेंस एजेंट्स को जो कमीशन मिलता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेम्युनरेशन रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमएलए को जो भी रेम्युनरेशन मिलता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हमारे घर पे कोई पैसा मिला और उसका हम डिस्क्लोजर नहीं दे पाए कहाँ से आया पैसा, तो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब जिस पैसा का हम लोग विवरण नहीं दे सकते, डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, डिटेल नहीं दे सकते, वो क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, हमने टैक्सेस ज्यादा पे कर दिया था, सरकार ने रिफंड कर दिया पैसा। सरकार पैसा जब रिफंड करता है तो इंटरेस्ट भी देता है, और वो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। मान लो तुमने सरकार को टैक्स पे कर दिया 10,000, तुम्हारे हिसाब से बनता था सिर्फ 8,000, तुमने एडवांस में पे कर दिया था, तुमको पता नहीं था, तुमने अप्रोक्सीमेटली 10,000 पे कर दिया। तुमने 2,000 ज्यादा पे कर दिया था, सरकार 2,000 रुपया लौटा देगा, और 2,000 जब लौटाएगा तो इंटरेस्ट के साथ लौट आएगा। और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम है। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज मतलब ऐसा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है जो हम टैक्स बचाने के लिए करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रॉयल्टी का इनकम इफ इट इज नॉट टैक्सेबल। रॉयल्टी क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कोल माइन है या हमारा जमीन है, सरकार ने उसमें बोला कि इसमें से बहुत ज्यादा कोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सरकार ने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, हमने भी हाँ बोल दिया, ठीक है, हमको बैठे बैठे पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। जमीन हमारा, सरकार एक्सट्रैक्शन करेगा तो रॉयल्टी इनकम होगा हम लोग को। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फिशरीज, राइट टू फेरी, मतलब जो लोग नाव चलाते हैं, फिशरीज का काम करते हैं, ये सब क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। स्टाइपेंड टू ट्रेनी, जो आर्टिकल ट्रेनी होता है, जो काम सीखने जाता है प्रोफेशनल के पास, उसको जो स्टाइपेंड मिलता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि वो अभी रजिस्टर्ड एम्प्लॉई नहीं है। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर स्टैंडिंग एज गारंटर टू बैंकर्स। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम क्या होता है, जैसे विंड फॉल गेन्स, अचानक से हो गया, लॉटरी इनकम, ये सब कैजुअल इनकम है, ठीक है, जिसका होने का कोई संभावना नहीं रहता है, कभी कोई पहले से नहीं बोल सकता। अब इसमें देखो सम्स कैसा आया हुआ है,
पेज नंबर 516 में आ जाओ, इलस्ट्रेशन 8, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिख रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट दिया है, याद रखना पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अलग होता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट अलग होता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल लॉटरी, ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है, नेट होता तो क्या होता आगे देखेंगे। इनकम फ्रॉम सबलेट दिया हुआ है 5,000 पर मंथ, जिसके ऊपर वो घर का भाड़ा देता था, एक्चुअल में 3,000 पर मंथ। डिविडेंड 11,000 का रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो छोटा सा सम्स है, फटाफट इसको करके खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग वही दे देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस वही करना और कुछ नहीं करना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ डॉट 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 फॉर द असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पे डिटेल नहीं दिया है तो हम लोग कुछ लिख नहीं रहे हैं, डॉट 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 लिख दे रहे हैं। 2024-25 कॉमा रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2023-24। पर्टिकुलर्स और फिलहाल के लिए एक ही अमाउंट कॉलम, क्योंकि ज़्यादा दरकार और है नहीं। चलो दो बना लेते हैं, एक एक मात्र एडजस्टमेंट है। सबसे पहले लिख देंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब सेविंग्स बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है अंडर अदर सोर्सेस, और ये कितना दिया हुआ है 6,000। तो अमाउंट को डायरेक्टली आउटर मोस्ट कॉलम में लिख दिए 6,000। नेक्स्ट, उसके बाद देखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है और ग्रॉस अमाउंट दिया है। सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का होगा, वही तो बोल रहे हैं ना, ये सेविंग बैंक है, ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक नहीं है। पोस्ट ऑफिस नहीं बोला ना, पोस्ट ऑफिस बोलेगा तब एग्जाम्पशन होगा। ये सेविंग्स बैंक अकाउंट है, बैंक वाला अमाउंट है। उसके बाद वो क्या दिया हुआ है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, और इसका ग्रॉस अमाउंट दिया है तो कुछ नहीं करना है। नेट दिया रहता तब इसको हम लोग ग्रॉस बनाते, ग्रॉस दिया रहेगा तो इसको चुपचाप हम लोग आउटर मोस्ट कॉलम में बिठा देंगे 3,00,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सबलेट, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम सबलेट 5,000 के हिसाब से 12 महीने का होता है 60,000 इनर कॉलम। अब पूरा 60,000 तो उसके पॉकेट में जाता नहीं है, वो रेंट भी पे करता है लैंडलॉर्ड को। लिख दो लेस रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। कितना रेंट पे करता है, 3,000 रुपया महीने का। तो उस हिसाब से 12 महीने का 36,000, तो 24,000 टैक्सेबल। उसके अलावा याद रखेंगे डिविडेंड चाहे किसी भी कंपनी से मिले, चाहे वो इंडियन कंपनी से मिले, चाहे वो फॉरेन कंपनी से मिले, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले, हर तरह का डिविडेंड टैक्सेबल होता है। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सब टैक्सेबल। इसके अलावा इनकम फ्रॉम ओएमआरएच,
इनकम फ्रॉम owning and maintaining race horses, owning and maintaining race horses, 10,000। बस सबको जोड़ दो तो यही हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कितना आ रहा है? 3,51,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9 देखो। इलस्ट्रेशन 9 में क्या लिखा है? स्टेट द हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग इनकम ऑफ एसएससी टू बी असेस्ड। ऑनरेरियम रिसीव फॉर राइटिंग इन देश मैगजीन। मान लो मैगजीन में लिखने के लिए लेखक को जो ऑनरेरियम मिल रहा है, ये कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? क्या ये उसका सैलरी है? नहीं। जब सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, देखो पार्टनर क्या होता है ना, दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, और फर्म से उनको सैलरी मिल रहा है, तो पार्टनर को जो सैलरी मिलता है फर्म से, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। फिर बोल रहा है अमाउंट रिसीव फ्रॉम टीवी गेम शो, केबीसी से पैसा मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद देखो 2011 में कैसा क्वेश्चन आया है, बोल रहा है स्टेट द हेड्स ऑफ इनकम, बस हम लोग को पहचानना है। रेम्युनरेशन रिसीव फॉर एग्जामिनिंग, मतलब चेकिंग द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फीस रिसीव बाय अ डायरेक्टर, डायरेक्टर को जो भी फीस मिलता है ना, वो सैलरी इनकम नहीं होता, वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट रिसीव ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी इनकम रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। जस्ट अभी खत्म किए चैप्टर, है कि नहीं? हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहा है मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो अदर सोर्सेस नहीं होता। इनकम रिसीव फ्रॉम टीवी गेम शो, अदर सोर्सेस। इलस्ट्रेशन 11 देखो, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिसेस बिस्वास। फैमिली पेंशन मिल रहा है 4,500 रुपया के हिसाब से हर महीना। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 7,000, फॉरेन कंपनी से 5,000 रुपया। सबलेट ऑफ हाउस एट द रेट 6,000 पर मंथ, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 4,500 पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड वो भी माइनस हो जाएगा। तो देखो 3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टार्ट करते समय हेडिंग दे दो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिसेस बिस्वास। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिसेस बिस्वास, कॉमा अ रेसिडेंट individual for the assessment year 2024-25, comma relating to previous year 2023-24। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले वो फैमिली पेंशन वाला पॉइंट को कवर कर लो। फैमिली पेंशन रिसीव्ड
हर महीना 4,500, तो 12 महीने का निकाल लो। 4,500 इंटू 12, 54,000। इसमें से लिख देंगे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 क्लॉज 2A, लीस्ट of the following, least of the following. Number 1, 1/3 of family pension received, तो 54,000 का 1/3 कर लो, 18,000 आएगा। एंड मैक्सिमम लिमिट हमेशा याद रखेंगे 15,000, तो 18,000 और 15,000 में लोअर 15,000, तो 54,000 में से 15,000 लेस हो जाएगा, जो बच गया 39,000 वो टैक्सेबल हो जाएगा, आउटर कॉलम जाएगा। क्लियर? जिसमें एडजस्टमेंट रहेगा उसको इनर कॉलम लिखेंगे, जिसमें नहीं रहेगा उसको आउटर कॉलम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या दिया उसके बाद देखो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड किसी भी कंपनी से हो, चाहे वो इंडियन कंपनी से हो या फिर फॉरेन कंपनी से हो। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 7,000 एंड डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 5,000, अलग अलग लिख देंगे। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी लिख दिए। नेक्स्ट उसके बाद सबलेट करके कितना मिल रहा है हर महीना, 6,000, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम सबलेट, ब्रैकेट में दिखा देंगे 6,000 इंटू 12 महीना, इनर कॉलम में 72,000, इनर कॉलम में 72,000 लेस रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जो भी खर्चा होगा सब माइनस हो जाएगा। कितना है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड? 4500 4500 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने कितना हो जा रहा है? 54,000। देखो इनकम फ्रॉम सबलेट क्योंकि टैक्सेबल है, तो इस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चा होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया वो भी लेस कर देंगे, घर का कलरिंग करवाया वो भी लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ द हाउस वो भी लेस कर देंगे, हर तरह का एक्सपेंस लेस कर देंगे। क्योंकि इनकम टैक्सेबल है इसलिए खर्चा भी लेस हो सकता है। बट अगर इनकम एग्जेम्प्ट होता तो खर्चा भी लेस नहीं होता। हमेशा लॉजिकल सोचो, सरकार बोल रहा है तुम हमको बेनिफिट दोगे, हम तुमको बेनिफिट देंगे, है ना। इनकम टैक्सेबल है तो खर्चा भी लेस करने दे रहा है, और इनकम टैक्सेबल नहीं होता तो खर्चा भी लेस नहीं हो पाता। क्लियर? तो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड कितना? 54,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना? तो 72,000 में से दोनों को लेस कर दो, 16,000
बस अब सबको फाइनली ऐड कर दो आउटर मोस्ट कॉलम में, यही हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 67,000। सब नंबर 12 देखो, चयन submits the following particulars of income and outgoings for the previous year 2023-24। देखो इनकम फ्रॉम लॉटरी नेट दिया हुआ है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ 30% टैक्स दिया हुआ है 14,000। सोचो अगर इनकम में 30% टैक्स कट गया तो कितना इनकम हमारे हाथ में आया, 70%। मतलब ये जो 14,000 नेट अमाउंट है ये कितना परसेंट के बराबर है, 70% के बराबर है। इसीलिए हमेशा याद रखें जब भी नेट इनकम दिया रहेगा ना उसको हम लोग ग्रॉस कर लेंगे, जब भी नेट इनकम दिया रहेगा उसको हम लोग ग्रॉस कर लेंगे। तो कैसे ग्रॉस करेंगे इस सम्स को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको ये चीज समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ चयन कॉमा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2023-24। पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट, इनर कॉलम में लिख देंगे 14,000। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी ब्रैकेट में लिख देंगे नेट, इनर कॉलम में लिख देंगे 14,000, लिख दिए। इसमें लिख देंगे ऐड टीडीएस 14,000 जो 30% टैक्स कटने के बाद आया वो 70 के बराबर है। तो प्रोपोर्शनेटली 30 का वैल्यू कितना, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टैक्स कट के आया वो हम लोग ऐड बैक कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ग्रॉस इनकम 20,000 था। तो जब भी नेट दिया रहेगा तो उसमें टीडीएस ऐड करके उसको ग्रॉस बना देंगे, ठीक है। इसके बाद सब तो नॉर्मल है। देखो डिविडेंड किसी भी कंपनी से मिले, बीयू लिमिटेड इंडियन कंपनी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो टैक्सेबल इनकम है। लिख देंगे डिविडेंड फ्रॉम बीयू लिमिटेड कॉमा एन इंडियन कंपनी, अमाउंट सीधा आउटर मोस्ट कॉलम में 4,000। फिर रेंट फ्रॉम सबलेट, रेंट फ्रॉम सबलेट 18,000 पर मंथ नहीं लिखा तो सिर्फ 18,000। उससे लेस कर देंगे रेंट कलेक्शन चार्जेस, रेंट को वसूली करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कुछ खर्चा पानी उसका लग गया, हर तरह का खर्चा माइनस हो जाएगा। लेस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, हर खर्चा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्सेबल है तो सरकार बोल रहा है जितना भी खर्चा उस इनकम से रिलेटेड है सबको लेस कर लो। तो 18,000 में से 1,100 माइनस कर दो, 16,900।
ठीक है। फिर डिविडेंड फ्रॉम AK लिमिटेड फॉरेन कंपनी, तो डिविडेंड चाहे किसी भी कंपनी से मिले वो टैक्सेबल रहेगा, तो लिख देंगे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कितना 12,000, बस टोटल कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कितना आ रहा है? देखो नेक्स्ट देखो, अजय घोष, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ABC लिमिटेड फॉरेन कंपनी, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट, डिविडेंड फ्रॉम टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम HCL लिमिटेड इंडियन कंपनी टैक्सेबल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FD टैक्सेबल इनकम, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, यहाँ तुमको याद रखना है जो 2,000 रुपया मिला है ना, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हम इसको कॉपी में लिखवा दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन POSB का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, सिंगल अकाउंट है तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 कितना 3500, और अगर जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट के केस में एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 कितना 7,000। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के लिए अगर सिंगल अकाउंट है तो सिंगल अकाउंट में कितना एग्जाम्प्ट रहेगा 3500, और जॉइंट अकाउंट में कितना एग्जाम्प्ट रहेगा 7,000। बट याद रखना अगर इनकम ही एग्जाम्पशन से कम है तो जितना इनकम है उतना ही एग्जाम्प्ट, इनकम इज लेस देन exemption amount then the whole income will be exempt. In other words, exemption cannot exceed income, exemption कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। तो तुम देखो यहाँ पे इनकम है कितना सिर्फ 2,000, तो एग्जेम्पशन भी कितना होगा, अब कुछ नहीं बोला तो सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट होगा तो बोलेगा। डायरेक्टर्स फीस फॉर अटेंडिंग कंपनी मीटिंग, ये भी क्या हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल। उसका देखो 2014 में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, आमिर फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इनकम फ्रॉम सबलेट दिया हुआ है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है, 30% टैक्स काटने के बाद 70,000, तो TDS एड बैक करके करना हम लोग को आता है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, रेम्युनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है उसको जो रेम्युनरेशन मिल रहा है, अदर सोर्सेज का इनकम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अदर सोर्सेज का इनकम। बस ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, ऐसा ही सब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। एक और क्वेश्चन और देख लो, इलस्ट्रेशन 15 बोल रहा है मिस्टर सुखराम रिटायर्ड एम्प्लॉय, उसको डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम लॉटरी 30% टैक्स काटने के बाद मिल रहा है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश, तो एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल होता है। तो ऐसे करके है ये, बाकी सब उसको कवर कर लेना, और भी जो भी ईयर वाला क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग PGBP स्टार्ट कर देंगे, उसको कर लेना, तो डाउट रहेगा बता देंगे, 16 से लेके 18 19 सब देख लेना, जिसमें डाउट रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास बता देंगे। बाकी जितना भी ईयर तक का क्वेश्चन है 2024 तक 2022 तक का दिया हुआ है 24 तक, इन लोगों को मोरलेस सब कुछ सेम मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा तो मार्किंग कर लेना, उसको नेक्स्ट क्लास बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग PGBP स्टार्ट करेंगे।